हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो हमने जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो उसमें हम 2023 का प्रश्न देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हमने पेपर सॉल्व कर लिया। उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2023 बीपीएससी पेपर में उनको सॉल्व करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जाते हैं। देखिए, तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक आपका अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है। मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक टाइट हड्डी जो होती है हमारे जैसे कलाई के नीचे जो है, ये फिर जितने भी पैर की हड्डियां हैं, ये सारी हड्डी होती है। और एक होती है नरम हड्डी, जिसको बोल सकते हैं आप इसको, मतलब जो लचीली होती है, वो एक होता है। जैसे हमारे कान की हड्डी, कान को हम इस तरह से दबाएंगे तो मुड़ेगा वो, तो उसकी जो हड्डी है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिलेज। उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं उनको हम उपास्थि बोलते हैं। ओके, ये कैसा होता है? तो ये लचीला होता है, कंकाली संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। और उपास्थि का जो बाहर का एक्सटर्नल लेयर होता है वो किसका बना होता है? पेरिकार्डियम का होता है, मतलब उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी महीन द्विस्तरी, ठीक है, बाइलेयर झिल्ली होती है। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये सब होती हैं, परंतु ये उपास्थि के मैट्रिक्स में अनुपस्थित होती है। मतलब उपास्थि जो जो लचीली हड्डी, इसको आप जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसमें ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। क्या? जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं और तंत्रिकाएं हैं। तो उपास्थि के मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रीन बोलते हैं। ठीक है, यह सेमी सॉलिड, कुछ लचीला और वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। इसमें लगभग 60 से 80% तक क्या होता है? पानी होता है। और कॉन्ड्रीन में महीन कोलेजन तंतुओं का जाल फैला होता है जो उपास्थि को दृढ़ और संपीड़न रोधी बनाए रखता है। देखिए, यह हमारा मान लीजिए कान की हड्डी है, ठीक है, जो इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये मुड़ सकता है आराम से। ठीक है, ये लचीली हड्डी है। इसमें क्या पाया जा रहा है? इसमें देखिए ब्लड वेसल्स तंत्रिकाएं नहीं है। इसमें जो मटेरियल पाया जाता है उपास्थि के मैट्रिक्स में उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रीन, जिसमें क्या होता है आपका 60 to 80% वाटर होता है। ठीक है, और कोलेजन तत्वों का एक तरह से जाल फैला होता है जो इसको थोड़ा सा टाइट रखता है, रिजिड बॉडी बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर का क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। क्लोरोफिल आपको पता है, जो हमारा हरित लवक होता है, जिसकी वजह से पौधे का पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो लाइकेन में एक पार्टनर एक रहता है, इसका क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। वो क्या है? तो शैवाल और कवक जब साथ में एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, तो उसको हम बोलते हैं, एक दूसरे की ये हेल्प करते हैं जीवन में, जीवन को जीने में। ठीक है, दोनों को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। इसको हम बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन में जो क्लोरोफिल वाला होता है वो ये क्लोरोफिल यानी कि परहरिम युक्त जो पार्टनर होता है ये होता है शैवाल और कवक जो होता है एक साथ रहते हैं। शैवाल एक जो होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और कवक जो घटक होता है, सॉरी, उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक है, दोनों जो है क्लोरोफिल के कंपोनेंट हैं। यह दोनों किसके उदाहरण है? सिम्बियोसिस के। इन दोनों घटकों का साहचर्य अत्यंत घनिष्ठ होता है, मतलब एक तरह से ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। लाइकेन में शैवाल जो होता है ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया से भोजन बनाता है और वे स्वयं भोजन तथा कवक भोजन के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। जबकि कवक क्या करता है? देखिए, शैवाल क्या करेगा? खाना बनाएगा, बस ऐसे समझिए आप। शैवाल खाना बनाता है जिसको शैवाल और कवक दोनों खाते हैं। और कवक क्या करता है? तो कवक अपने कवक तंतुओं के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करके शैवाल को जल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार शैवाल और कवक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे समझिए, जो आपके किचन में बेसिन होगा जहाँ पे पानी आता होगा, तो उससे आप पानी लेकर के ही ना खाना बनाते हैं। तो वही चीज़ है कि शैवाल क्या काम करता है? तो शैवाल आपका जो एल्गी होता है वो सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस वाला काम से खाना बनाएगा, उसके लिए उसको पानी की भी तो ज़रूरत है। तो कवक नीचे होता है, तो कवक क्या करता है? मिट्टी से आपको मिनरल्स और पानी पहुंचाता है इसको। और शैवाल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस वगैरह से मिल करके खाना बनाता है। प्रॉपर खाना बना के ये दोनों आराम से खाते हैं। मैंने ऐसे ही बोला, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो शैवाल मतलब एल्गी और फंगस इस तरह से मिल करके लाइकेन जो है सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं और जीवन व्यापन करते हैं अपना।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होती है उसको मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। मतलब आप किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं फीमेल एनाफिलीज में और फीमेल क्यूलेक्स में। देखिए, इसका ऑप्शन क्या है, अधः स्तर की सतह के समकोण पर, या फिर अधः स्तर के साथ एक कोण पर, या अधः स्तर की सतह के समांतर, या डी और ई ऑप्शन में से कोई है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक बार। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है, इस मच्छर को मादा क्यूलेक्स से हम अलग कर सकते हैं क्योंकि ये अधः स्तर के साथ एक कोण पर बनती है। मतलब जो एनाफिलीज होती है ये सतह से 45 का जो है 90 तो से हो गया 45 का कोण बना के बैठती है, और इसके पंख जो हैं, इसके पंख पे धब्बे बने होते हैं, जबकि जो क्यूलेक्स होती है ये सतह के पैरेलल बैठती है। मतलब देखिए, मान लीजिए ये आपका मच्छर है, इसका ये पंख है, ठीक है। तो जो एनाफिलीज है ये पूरा क्या करती है, ये इस तरह से बनाती है, इसको मिटा देंगे, ये इस तरह से बनाती है, ठीक है। ऐसे हम कोड बनाएंगे तो 40 के कोड पे बनाती है, बैठती है। और जो क्यूलेक्स होती है ये अपना सतह पे ही रखती है बिल्कुल, अगर ये मच्छर है तो बिल्कुल सतह पे इसके पंख रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एडीज मच्छर भी सतह के समांतर ही बैठता है, और इसके पंखों पे कैसे धब्बे होते हैं, काले और सफ़ेद कलर की धारी होती है, धब्बे नहीं होते। तो एनाफिलीज का डिफरेंस क्या हो गया, पहला तो एनाफिलीज 45 डिग्री पे बैठता है, और क्या होता है इसमें, इसमें धब्बे होते हैं, जबकि क्यूलेक्स जो है पैरेलल बैठती है, और एडीज भी पैरेलल बैठती है, ये हमको याद रखना है। और एडीज पे क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट की एक धारी बनी रहती है। इज इट क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा होता है, आरबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, या फिर कोई और। तो ऑप्शन हो जाएगा लिम्फोसाइट जो है आपका, ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है। लिम्फोसाइट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है। हम ब्लड में जब टाइप देखते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है, फिर उसके बाद से वो फर्दर डिवाइडेड होता है। तो डब्ल्यूबीसी में भी और प्रकार होते हैं, आरबीसी में भी और प्रकार। तो ये डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है जिसमें कुल डब्ल्यूबीसी का 20 to 25% भाग होता है क्या, लिम्फोसाइट। इनका जो लाइफ साइकिल होता है कुछ ही दिनों का होता है। इनका केंद्रक बड़ा और गोल होता है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य परिधि पर कम पाई जाती है। मतलब बड़ा केंद्रक है तो बहुत ज़्यादा ये कोशिका द्रव्य यहाँ पे नहीं होंगे पेरीफेरी पे। इनका मेन काम क्या है कि प्रतिरक्षी प्रतिकारियों में रोगाणुओं को नष्ट करना, मतलब जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ये मारता है, और एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है, बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, ताकि हमारी बॉडी जो है बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ सके। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट भी, जैसे लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन अस्थि मज्जा में, और वो लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन था। देखिए, लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के हैं। लिम्फोसाइट आपके 2 प्रकार के हैं, एक लिम्फोसाइट जो कि किस में बनता है, बोन मैरो में बनता है, और एक लिम्फोसाइट जो आपका थाइम ग्लैंड में बनता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट में भी 2 टाइप होता है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन में दिस पॉइंट शुड बी नोटेड वेरी क्लियरली कि नहीं, हाँ, गलत, सही क्या पूछा जा रहा है, इसको देख के हमें आंसर देना है। तो पूछा है शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा गलत है, सही नहीं गलत। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं, या मांसपेशियां जोड़े में कार्य करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। इसमें से सही आंसर आपका ये दोनों है, बट गलत क्या है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं। अब ये तो आप कॉमन दिमाग भी लगा करेंगे कि केवल हड्डी को थोड़ी धक्का देगी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मानव शरीर की मांसपेशियां जो है पूरे शरीर को संरचना प्रदान करती है, न कि हड्डी को धक्का देती है। मांसपेशियां जोड़े में मांसपेशियां क्या करती है, जोड़े में कार्य करती है, और सिकुड़ने पे छोटी हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये ऐसे जब सिकुड़ेगी तो छोटी हो जाएगी, और सख्त इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी सतह जो है मोटी हो जाएगी, और ये थोड़ा सा रिगिड हो जाएगा। मांसपेशियां जोड़े में कार्य करती है, सिकुड़ने पर छोटी मोटी हो जाती हैं, और ये क्या होती है, संकुचनशील ऊतक होती हैं, मतलब सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, ठीक है, जो गति और प्रचलन में सहायता प्रदान करती हैं। इसमें 2 संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि हमारे मांसपेशियों का कौन सा प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन कौन सा है, तो एक्टिन और मायोसिन। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से हमें और भी फैक्ट पता चलते हैं, ये बेनिफिट होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण कौन सा है? लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो कैसा बनेगा? कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, काली पट्टियों का एक जेबरा बनेगा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, या डी और ई। तो आंसर हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा। वो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। देखिए, जब हम इस तरह की चीज़ बनाएंगे तो इसके लिए हम बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और वह प्रतिबिंब कम चमक वाले घोड़े की भांति होगा, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है, जो इसके मुख्य अक्ष की होती है पैरेलल, ओके, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता जो है कम हो जाती है और चमक वाला प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि कितना तेज आ रहा है, इसको हम किसके बेसिस पे निर्धारित करते हैं? ध्वनि के वेग के बेसिस पे, तरंगदैर्घ्य के बेसिस पे, या फिर आयाम के बेसिस पे? तो हम इसके आयाम के बेसिस पे निर्धारित करते हैं कि ये तीक्ष्ण है कि क्या है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि भी उतनी ही तेज होगी। जैसे बड़े आकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का आयाम अधिक होने से स्वर हमें उच्च स्तर की सुनाई देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे बेस्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल, या फिर फोटो इमीटर? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल, ठीक है। ये डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इसकी ये क्षमता है, इसकी फोटोवोल्टिक सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? घर्षण हमारा कई प्रकार का होता है, स्थैतिक, अस्थैतिक, ये सब होता है। जब हम ये 8 क्लास की एनसीईआरटी में है ये सब। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में चेंज करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रोलिंग घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? मतलब उसका पीछे खींचना किस काम के लिए उसको हेल्प करता है? तो देखिए, इससे क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वो हाथ को ऐसे पीछे खींचता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व आपने पढ़ा होगा, तो रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। हमने पढ़ा है ना, प्रोटॉन, ये सब जो होता है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, उसमें तो धनात्मक रूप से आवेशित कण कौन सा है? कैथोड है, बीटा किरण है, या फिर अल्फा किरण है? कौन सा है? तो अल्फा किरण जो है होता है हमारा, ये कैसा होता है, पॉजिटिव करंट होता है, पॉजिटिव रूप से आवेशित होता है, चार्ज होता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए, मतलब केंद्र में लगने वाला बल जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? क्या अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए, वस्तु को सीधी रेखा में? इसका आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल, वो जो बाल्टी में पानी रख के हम घुमाते हैं इस तरह से, और बाल्टी का पानी नहीं गिरता है, तो किस बल के कारण? इसी ये केंद्राभिमुखी बल के कारण, ठीक है। आई एम सॉरी, वो अपकेंद्री बल के कारण होता है। देखिए, पर ये भी क्या करता है, वृत्ताकार पथ में गतिमान रखने के लिए ये बल काम करता है, केंद्राभिमुखी, क्योंकि इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र में रहती है तथा वेग में परिवर्तन के कारण गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण काम करता है, इसलिए बाल्टी का पानी जो है गिरता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा, मतलब कौन सा ऊर्जा का एनर्जी का फॉर्म यहाँ पे चेंज हो रहा है, जिसमें आपको घर्षण भी देखने मिलता है? क्या गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, स्थितिज से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक से ऊष्मा ऊर्जा में, किस में? तो हमारा गतिज ऊर्जा से जब ऊष्मा ऊर्जा में चेंज होता है तब हम वहाँ पे फ्रिक्शन देखते हैं, क्योंकि घर्षण जो है एक संपर्क बल है। घर्षण कब लगेगा जी? जब आप संपर्क में रहिएगा, किसी भी दो वस्तु को संपर्क में रखिएगा, तब घर्षण बल लगता है, क्योंकि दो वस्तुओं पर उनकी सापेक्ष गतियों के विपरीत दिशा में ही घर्षण काम करता है। तो जब काइनेटिक से आपका ये ऊष्मा ऊर्जा में चेंज होता है तब लगता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किधर झुकेंगे? दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे? तो बाईं ओर झुकेंगे,
ठीक है। जब अचानक से दाईं ओर मोड़ लेगी तो जो हमारा मोशन का फर्स्ट लॉ है, जिसमें क्या है कि बस में बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण पहली दिशा में ही गति करेंगे, इसलिए जो कि किस साइड में गति करेंगे, बाईं ओर ये क्या होंगे, झुकेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित, मतलब जो टेंशन है उसको समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? क्या अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये उसकी आवृत्ति को सिचुएट कर रहा है। ठीक है, ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आवाज़ फेवरेबल, मधुर सुनाई दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण कौन सा है? कार्बन, स्टील, मिट्टी का तेल, क्रिप्टन। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा द्रव होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, पर आयतन तो निश्चित होता है। और इसमें से द्रव कौन सा है? मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें हम क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के कौन से उदाहरण हैं? CuO, ZnO, या फिर Al2O2 या फिर ZnO, इनके साथ बनाते हैं, या फिर Al2O3 और CuO बनाता है। तो Al2O2 और ZnO मिलके जो नमक और पानी बनाते हैं, तो इसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है? आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन हाउस गैस का, इसको याद रखना। 5-6 गैस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस होते हैं। इसमें पूछा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी GHG है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जिनकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग की बहुत भयानक समस्या देखने मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? ठीक, तो अम्ल धातु हमारा जो है जब कार्बोनेट से क्रिया करेगा, ठीक है, वो कार्बोनेट CO3 से जब क्रिया करेगा तो वो CO2 मुक्त करता है। ठीक है, अम्ल और क्षार रिएक्ट किया, फिर उसके बाद से सॉल्ट बना, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अभी पूछ रहा है HOOC, ये मतलब ये किसका फॉर्मूला है? इसको हम कौन सा अम्ल कहते हैं? तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसको हम एक और इसको लिख सकते हैं H2C2O4, इसका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इसको मतलब पोटेशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के रूप में पौधों में पाया जाता है। कोई भी एसिड या कोई भी चीज़ एकदम आपको ओपनली इस तरह से नहीं मिलेगी, वो किसी ना किसी के साथ अयस्क के रूप में ही मिलती है। आपको अगर 3 हम टेस्ट ट्यूब देते हैं, जिसमें कि एक में आपको डिस्टिल वाटर दिया है और अन्य 2 में एक अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है, इसमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है अम्ल में। अम्ल क्या करता है? लाल लिटमस को क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसलिए जिस परख नली में क्षार है वो क्या करेगी? लाल लिटमस को नीला कर देगी, और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि डिस्टिल वाटर तो कोई क्रिया करेगा ही नहीं। नाउ एसिटिक एसिड की गंध किसके समान होती है? तो सिरके के समान होती है, CH3COOH। ठीक है, इसको हम एथनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसमें COOH है, इसलिए ओइक लग जाएगा। ये स्वाद में कैसा था? खट्टा, तीखा और खुशबू वाला होता है। खट्टा और तीखा खुशबू वाला होता है। आपके घर में भी सिरके का यूज होता होगा। शुष्क HCl मतलब ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस होता है, ये शुष्क लिटमस पेपर को इसका रंग जो है, लिटमस पेपर जो कि हम अम्ल और क्षार के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, उसके लिटमस पेपर को ये उसका कलर चेंज क्यों नहीं करता है? क्या HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है, या सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है, या फिर कोई भी आयन मौजूद नहीं होगा और केवल हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में रंग बदल जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C। देखिए, HCl गैस में कोई भी आयन मौजूद नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या है, जब आयन ही नहीं मौजूद होगा तो लिटमस पेपर का कलर बदलेगा क्यों?
क्योंकि लिटमस पेपर केवल आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। विषम का पता लगाइए, मतलब इसमें ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें सबसे डिफरेंट क्या है? फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। तो आंसर बताया है उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी विषम नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फल पक गया तो दोबारा से कच्चा तो होगा नहीं। सीमेंट, मान लीजिए आपने उसमें पानी वानी बालू वालू मिला के घर बना दिया तो दोबारा तो सीमेंट बनेगा नहीं। कोयला जल गया तो दोबारा कोयला बनेगा नहीं। और रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन होता है इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर ए से बी में चला गया तो वो वापस बी में नहीं जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, मतलब ए से बी में हुआ और बी से ए में भी जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या इनकी चालकता, विद्युत चालकता समान होती है? क्या इनके पास क्रिस्टल जो है समान संरचना की होती है? या फिर उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हीरा और ग्रेफाइट की जो विद्युत चालकता होती है, ठीक है, वो समान होती है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कोई भी कथन सत्य नहीं, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना और इनकी डिग्री की कठोरता, मतलब डिग्री की कठोरता से मतलब कि कितने टेम्परेचर पे ये क्या रिएक्ट कर रहा है। तो हो सकता है ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पे कुछ और रिएक्ट करता है और जो हमारा हीरा है वो हाई टेम्परेचर पे कुछ और रिएक्ट करता है, इसलिए ये सारी चीज़ों में डिफरेंट है। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? रंध्र, पत्तियों में रंध्र होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से करके होता है। तो रंध्र खुलते और बंद क्यों होते हैं? क्या कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति का, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण क्या होता है? रंध्र जो होते हैं ये खुलते और बंद होते हैं। ये रंध्र जो है गैसीय विनिमय, मतलब गैस के आने जाने और वाष्पोत्सर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका की टर्गिडिटी और फ्लैकिडिटी, मतलब वो उनकी स्फीति और स्लथन पे जो है डिपेंड करता है। द्वार कोशिका जो गेट सेल्स होते हैं उसमें जल के अंतर पराक्षण के कार्य, जब जल इसमें अंदर आ जाता है तो ये कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो इसके कारण हमारा जो कोशिका होता है वो स्फीति हो जाती है, मतलब जब भर जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। जबकि इसके विपरीत जल जब बह जाता है, कम होता है, तो कोशिका सिकुड़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण हमारा पराक्षण हो जाता है। वही पराक्षण हो जाता है, बाहर की तरफ पानी निकल जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के उच्च तरंगदैर्ध्य वाले भाग को अवशोषित करती है। तो किसके उच्च तरंगदैर्ध्य? लाल, नीला, हरा लाल। तो ऑप्शन हो जाएगा रेड। तो रेड और ब्लू जो जिनका हाई वेवलेंथ होता है उनके भाग को क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के इस रेड और ब्लू वाले वेवलेंथ वाले भाग को क्या करती है? अवशोषित करती है। इस हरे रंग के वर्णक की खोज किसने की थी? पेलिटियर और केवेट्री ने की थी। इन्होंने क्लोरोफिल नाम दिया। क्लोरोफिल में क्या होता है? जल अनुरागी शीर्ष 4 पायरोल अणुओं के एक पोरफायरिन। अब जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिएगा तो बीच में मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे, मतलब इस तरह से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की कड़ी होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक बॉन्ड बने होते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसमें पोरफायरिन रिंग होता है, उसमें बीच में इस तरह से होता है। तो एक पायरोल वलय के साथ कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है जल विरोधी फाइटोल पूंछ के साथ। और क्लोरोफिल की संरचना की सूत्र देखेंगे तो C55H72O5N4Mg, मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। बीच में मैग्नीशियम होता है। इसमें याद रखने वाला ये बात है, आप याद रख सकते हैं कि क्लोरोफिल में जो पोरफायरिन रिंग में कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यू शुड बी वेरी केयरफुल कि हाँ पूछा है, गलत, सही क्या पूछा है। तो कौन सा सही नहीं है? पर्णवृत्त पत्ती को क्या करता है? तने से जोड़ता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है। पेड़ कमजोर तना जो सीधा नहीं हो सकता उसको हम लता कहते हैं। अब इसमें से क्या सही आंसर है? तो देखिए, पर्णवृत्त जो होता है, जब हम पत्ता इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ भाग रहता है पत्ती के एकदम लास्ट में। तो ये तने से जो क्या करता है, इस पत्ती को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम पर्णवृत्त बोलते हैं। पर आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना जो होता है उसको हम
देखिए झाड़ी बोलते हैं, मतलब इसमें कोई प्रॉपर सीधी तना नहीं होता है, बस जड़ के पास से ही पूरा एकदम झंकार की तरह इस तरह से निकला रहता है, उसको हम बोलते हैं झाड़ी, शाक। छूप जो है, इसको छूप भी बोलते हैं। प्रायः बहुवर्षीय छोटे मध्य आकार के घने काष्ठी तने युक्त पादप होते हैं, जैसे ग्वार, चाय, नील, ये सब छूप प्रकार के, मतलब झाड़ी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका क्या कारण है, क्यों? वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, अवशोषण है, या फिर क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण। जो लंबे पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन के कारण जो सक्शन, मतलब ये जो पानी को चूस के ऊपर ले जाता है, तो इसमें कौन सा सेल बहुत ज़्यादा मदद करता है? जाइलम टिश्यूज जो होते हैं ये ऊंचाई तक जाते हैं और जड़ों द्वारा, मतलब ये एक तरह से पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में काम करते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को हम रसारोहण बोलते हैं, मतलब पेड़ के जाइलम ऊतक जो है ऊपर की तरफ पानी को ले जा रहे हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। जबकि पौधों के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में हानि, देखिए पौधा है, अब पौधे में इस तरह से ये पत्ती होती है, तो पत्ती से बाहर के, मतलब पत्ती से आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आप पौधे के पास बहुत सुबह सुबह में जाएंगे तो पौधे के नीचे आप देखेंगे ज़मीन में, तो छोटा छोटा गड्ढा आपको दिखेगा और पौधे की पत्तियों से छोटा छोटा ड्रॉप दिखता हुआ आपको दिखेगा, पानी का बूंद गिर रहा होता है। तो पौधे में पानी कहाँ से एक्सेस आ गया? तो एक्सेस पानी जब रहता है तो वो इसी तरह से बूंद के रूप में नीचे गिरता है। तो जब इस तरह से पानी बाहर गिरता है पत्तियों से बूंद के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। डिक्सन तथा जॉली द्वारा दिए गए वाष्पोत्सर्जनाकर्षण जलीय ससंजक मत के अनुसार पत्तियों के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं की भित्तियों से जल के वाष्पन के कारण इनकी पराशरण सांद्रता तथा जो डीपीडी होती है अधिक हो जाती है, और पराशरण द्वारा जल जाइलम कोशिकाओं से, जाइलम वाहिकाओं से पूर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इसके द्वारा जाइलम में जल की कमी के कारण जल में तनाव, द्रव में तनाव उत्पन्न होता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जनाकर्षण कहते हैं। मतलब अंदर की सेल्स में पानी की कमी होती है, उसको हम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट यानी कि हमारा जो है, जो हरित लवक होता है, इसमें डीएनए और आरएनए जो है दोनों उपस्थित रहता है, जो कि उसे स्वप्रतिकृति, मतलब ये सेल्फ, इसको हम बोल सकते हैं, हाँ, सेल्फ जो संश्लेषण करने की योग्यता इनमें होती है। हरित लवक की लंबाई जो होती है 150 होती है। इसकी संरचना जीवाणु के न्यूक्लियाइड के समान होती है, मतलब मैंने बताया ना इस तरह से होती है, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, प्लांट सेल्स में आपको देखने मिलेगी। इसमें पॉलीमरेज और 70A राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हरित लवक अपने आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण स्वगुण, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करके खुद ही प्रोटीन सेल्स जो होते हैं उनका निर्माण कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार हरित लवक जो है आनुवांशिक स्वतंत्रता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि हरित लवक जो है आनुवांशिक दृष्टि से बहुत फ्री होते हैं, परंतु ये अपनी क्रियाओं के लिए केंद्रीकृत डीएनए और डीएनए पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस कहना ज़्यादा इसको एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मतलब सब कुछ ये खुद से नहीं कर पाते, इनको डीएनए की हेल्प चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने टोटल साइंस का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको समझाने की पूरी कोशिश मैंने की है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही सारा सेक्शन कंप्लीट करवा देती हूँ, मैं एक वीडियो में 2023 का टोटल पेपर जो है करके कंबाइन करके मैं वो वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूँगी जल्द ही। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।